जी, अब हम शुरू करते हैं एंटबीमा हिस्टोलिटिका के विषय में अध्ययन। तो अब हमारा इन्वर्टिब्रेट के अंतर्गत जो पहला हमने संघ शुरू किया था वो प्रोटोजोआ था, और प्रोटोजोआ का एक सदस्य जिसका नाम है एंटबीमा हिस्टोलिटिका। एंटबीमा हिस्टोलाइटिका। इस टॉपिक को हमारा शुरू करने का एक उद्देश्य है, क्योंकि ये टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत पहला टॉपिक है जो सिलेबस में दिया गया है। तो हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की क्लास जारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंटबीमा हिस्टोलिटिका, इसकी जो खोज है वो खोज लेम्बल या लेम्बल। एंटबीमा हिस्टोलिटिका की खोज लेम्बर ने 1859 ईस्वी में की थी, 1859 में। और इसके रोगजनक स्वभाव के विषय में फ्रेडरिक लॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो ये एक अमीबा जो प्राणी है उसी की एक स्पीसीज है, और ये जो स्पीसीज है वो एंडोपैरासाइट है, यानी कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। मतलब ये परजीवी है। अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि कुछ पादप सम होते हैं और कुछ जंतु सम होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ सैप्रोफाइटिक या जिसे हम कहते हैं मर्तोपजीवी होते हैं। तो हम जो ये स्पीसीज है एंटबीमा हिस्टोलिटिका, ये परजीवी प्रोटोजोआ है या परजीवी अमीबा की एक स्पीसीज है। ये अंतः परजीवी या एंडो पैरासाइट है, और इसका एक मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक मतलब एक पोषीय जीव है। और इसका मुख्य पोषक जो है, मुख्य या एकमात्र पोषक या होस्ट, वो कौन है? मनुष्य। ये एक जीवी है या एक जीवी परजीवी है जिसका जो मुख्य पोषक है वो मनुष्य है। और ये सुअर यानी कि पिग और कुत्ता और भेड़िया शीप के अंदर भी पाया जाता है, और ये इसके रिजर्वायर होस्ट है, यानी कि जहाँ पे ये बिना इन्फेक्शन किए, बिना उस जीव को हार्मफुल करे या उसे नुकसान पहुँचाए रहता है और अपनी संख्या जो है बढ़ाता है। तो ये इसके रिजर्वायर होस्ट है, पिग, डॉग, शीप। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो एंटबीमा हिस्टोलिटिका है ये मनुष्य की बड़ी आंत की उपश्लेष्म परतों में पाया जाता है, और यहाँ पे ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है रोग अमीबिया पैचिस। और जब इसके जो अलग अलग रूप है वो मनुष्य की आंत के उपश्लेष्म परतों के अंदर जो है ज़्यादा संख्या में हो जाता है, तो ये आंतों में घाव बना देता है, जिसे हम आंतों का अल्सर भी कहते हैं, अल्सर। तो ये एक एंडोपैरासाइट है और ये अमीबिया पैचिस और अल्सर जैसे रोग उत्पन्न करता है। और अगर हम बात करते हैं कि इनका इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो ये जब इनकी जो सिस्ट होती है
जब इंसान इनके शिश्न से संक्रमित जल या भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ को खाता है तो उसके द्वारा ये उसके शरीर में पहुंच जाते हैं, और शरीर में पहुंचने के बाद जो ये जब जैसे छोटी आंत में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स होता है, वो इसके बाहर के जो कवच होता है उसे तोड़ देता है, और कवच तोड़ने के बाद ये मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ये मनुष्य की बड़ी आंत में जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रजनन करने शुरू कर देते हैं, और प्रजनन करने के बाद ये दो दो केंद्रकी और दो केंद्रकी के बाद बहुकेंद्रकी या चतुष्केंद्रकी जो अवस्था में पहुंच जाते हैं, और इसी अवस्था को हम इसकी संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि इसकी हम शरीर संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा जो अब हेडिंग है हमारी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। की शरीर संरचना। अपने जीवन काल में ये 3 रूपों में मिलता है। पहला है ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट या मैग्ना, और दूसरा होता है माइन्यूटा, और तीसरा माइन्यूटा, और तीसरा जो होता है वो सिस्टिक फॉर्म होती है इसकी, या सिस्ट, इसे हम कहते हैं ट्रोफोजोइट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की कौन सी अवस्था को हम संक्रमणकारी अवस्था या इन्फेक्शन स्टेज बोलते हैं, तो वो ट्रोफोजोइट होता है। इसका आंसर ट्रोफोजोइट होता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रोफोजोइट के विषय में। पहला ट्रोफोजोइट या मैग्ना। ये जो ट्रोफोजोइट अवस्था है इसके जीवन काल की, ये बहुत ही मोस्ट एक्टिव स्टेज है। मोस्ट एक्टिव यानी कि अति सक्रिय अवस्था है, अति सक्रिय अवस्था है इसकी। और फीडिंग फॉर्म है, फीडिंग फॉर्म यानी कि इस फॉर्म के अंतर्गत ये भोजन ग्रहण करता है, यानी कि अशनी रूप है, इसे हम कहते हैं अशनी रूप। और ये मनुष्य की म्यूकस या श्लेष्म तथा सब म्यूकस या उपश्लेष्म परतों में पाया जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है ये अवस्था, मनुष्य की बड़ी आंत के ऊपरी भाग में श्लेष्म या म्यूकस और उपश्लेष्म या सब म्यूकस लेयर में पाया जाता है, लेयर या परतों में। परतों में पाया जाता है। और इसकी जो कोशिका कला होती है वो लचीली और अर्धपारगम्य या सेमी परमेबल होती है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोशिका कला लचीली यानी कि इलास्टिक और अर्धपारगम्य
या सेमी परमिएबल होती है। और इसका जो कोसा द्रव्य है, कोसा जो द्रव्य, यह हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये दो प्रकार का पाया जाता है, और अंदर वाले को हम कहते हैं एंडोप्लाज्म और बाहर वाले को कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो ये एंडोप्लाज्म होता है, इसके अंदर ज़्यादा फ्लूइड होता है और ज़्यादा ग्रेनुलर भी होता है, यानी कि अधिक तरल और कणिका में होता है। और ये क्लियर होता है, यानी कि साफ होता है, और नॉन ग्रेनुलर या अकणिकीय रहता है, यानी कि ये साफ क्लियर होता है, क्लियर या साफ होता है, यानी कि इसमें कोई कणिका नहीं होती, या अकणिकीय होता है। जी, तो आपने पढ़ा कि जो ट्रोफोजोइट से मैग्ना जो स्टेज होती है एंटाबिमा हिस्टोलिटिका की, वो बहुत सक्रिय फीडिंग फॉर्म और मनुष्य की बड़ी आंत के ऊपरी भाग के श्लेष्म या म्यूकस या सबम्यूकस परतों में पाई जाती है। इसी के साथ साथ यह है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तियां जो है अनुपस्थित होती है। और ये जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है, ये एक मोनोपोडियल होती है। मोनोपोडियल का मतलब होता है इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन जो होता है इसके अंदर, वो एक कूटपाद के द्वारा होता है, इसमें लोकोमोशन होता है। इसे ही हम जिसमें एक कूटपाद के द्वारा लोकोमोशन होता है मोनोपोडियल कहते हैं। और इसकी जो गति होती है, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि इसकी गति कैसी होती है, तो गति होती है लाइमेक्स, इसकी गति को हम लाइमेक्स गति बोलते हैं। और ये ऐसी होती है जैसे कि जो गार्डन स्लज होती है ना, एक कीड़ा होता है गार्डन के अंदर, आपने देखा भी होगा, तो उसकी गति के अनुसार होती है, तो इसकी गति को हम लाइमेक्स गति कहते हैं। और अगर पोषण की बात करते हैं तो ये प्राणीसम या होलोजोइक है। पोषण की बात करते हैं इसकी, तो ये प्राणीसम या होलोजोइक होता है। अभी इसके दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा। जी, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि एंटाबिमा हिस्टोलिटिका 3 रूपों में पाया जाता है, ट्रोफोजोइट, माइन्यूटा और सिस्टिक। अभी आपने ट्रोफोजोइट के विषय में पढ़ा, और ट्रोफोजोइट का जो डायग्राम है वो ये है। ट्रोफोजोइट में ये न्यूक्लियस है, और इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये फूड वैक्यूल्स है। और अंदर की तरफ जो ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। और जो बाहर की तरफ एक ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म या अकणिका में साइटोप्लाज्म होता है, कोसा द्रव्य होता है, उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और साथ ही साथ ये इंजेस्टेड बैक्टीरिया है, ये वाला। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फीडिंग फॉर्म है और रोग उत्पन्न करने वाली अवस्था है, जिसे हम ट्रोफोजोइट अवस्था कहते हैं। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये एंडोसोम है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है स्टोर है। और ये हेलोस्पेस है, एंडोसोम और ये जो बाहरी भाग है, इसके बीच का जो स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेलो बोलते हैं। और ये जो है क्रोमोसोमल ग्रेन्यूल्स है,
ये क्या है? क्रोमोसोमल ग्रेन्यूल्स। क्रोमोसोमल कण है। अब हम इसकी दूसरी अवस्था या प्री सिस्टिक कंडीशंस या माइन्यूटा के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी अवस्था है इसकी माइन्यूटा या प्री सिस्टिक कंडीशन। ये गोलाकार यानी कि स्फेरिकल, नॉन मोटाइल या इसे कहते हैं इसमें लोकोमोशन नहीं होता, और नॉन फीडिंग या हम कह सकते हैं ये इसमें भोजन नहीं करता है, और साथ ही साथ क्या है, ये इसके अंदर फूड वैक्यूल्स का भी अभाव होता है, यानी कि फूड वैक्यूल्स या खाद्य धानियाँ एब्सेंट होती है या अनुपस्थित होती है। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो माइन्यूट रूप है कहाँ पाया जाता है, इसकी जो लोकेशन है ये मनुष्य की बड़ी आंत की अवकाशिका या ल्यूमन में पाया जाता है। और इसी का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और इसके अंदर भी केंद्रक है। ये जो स्पेस बना ये क्या है, हेलो है, और ये जो है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस इसके अंदर, और साथ ही साथ जो डेंस साइटोप्लाज्म है ये एंडोप्लाज्म है इसका, एंडोप्लाज्म, और जो बाहर की तरफ है ए ग्रैनुलर ये है इसका एक्टोप्लाज्म। है, इसमें ना तो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता और ना ही इसमें जो है अन्य जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो है जब मूवमेंट करता है तो इसमें फोल्स या सूडोपोडिया की तरफ करता है, सूडोपोडिया के द्वारा ये मूवमेंट करता है, लेकिन ये बहुत कम मूवमेंट करता है, लगभग ना के बराबर, और इसलिए हम इसे नॉन मोटाइल स्टेज भी कहते हैं। लेकिन अगर ये मूवमेंट करता है तो इसमें एक सूडोपोडिया जैसी आकृति बन जाती है जिसके द्वारा ये मूवमेंट करता है, लेकिन वो कभी कभी करता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है इसकी, तीसरी अवस्था सिस्टिक अवस्था या सिस्टिक फॉर्म। इस अवस्था में
जो सामान्य माइन्यूटा रूप है, यानी कि ये जो सामान्य माइन्यूटा रूप है उसका एनसिसमेंट होता है, यानी कि माइन्यूटा न्यूटा के एनसिसमेंट, इसे हम पुट्टी भवन भी बोलते हैं, पुट्टी भवन। एनसिसमेंट या पुट्टी भवन के कारण ये गोलाकार गोलाकार हो जाता है और इसके चारों तरफ एक पतली और अत्यंत प्रतिरोधी तथा अपरिवर्तनीय शिस्ट वॉल बन जाती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है लगभग गोलाकार होगा और इसके बाहर एक हार्ड सेल मेम्ब्रेन होगी या सिस्ट वॉल जिसे हम बोलते हैं। ये क्या है, इसकी सिस्ट वॉल है और इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है इसका, और न्यूक्लियस के साथ साथ इसके अंदर जो है ग्लाइकोजन वैक्यूल्स भी है, ग्लाइकोजन वैक्यूल के साथ साथ जो है इसमें जो क्रोमेटिन बॉडी भी है, ये है क्रोमेटिन बॉडी, और ये सब साइटोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म, और ये है एंडोप्लाज्म। इसके बाद इसमें जो है पहले जब शुरुआत होती है इसकी, यानी कि सिस्टिक अवस्था की, तो इसमें एक केंद्रक होता है तथा कुछ समय के बाद केंद्रक के माइटोसिस विभाजन के द्वारा ये पहले बाइन्यूक्लिएट होता है। पहले क्या होता है, माइटोसिस द्वारा पहले ये बाइन्यूक्लिएट होता है, यानी कि द्विकेंद्रकीय, यानी कि दो केंद्रक बनते हैं इसमें, और उसके बाद फिर अंत में क्वाडी न्यूक्लिएट हो जाता है, यानी कि चतुष्केंद्रकीय हो जाता है। बाद में ये जब बाइन्यूक्लिएट का भी माइटोसिस विभाजन होता है तो ये क्या हो जाता है, क्वाड्री न्यूक्लिएट या चतुष्केंद्रकीय, ये चतुष्केंद्रीय के रूप में आ जाता है। और चतुष्केंद्रीय के रूप में ही ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन या मानव शरीर के अंदर यह ये एंटर करता है सिस्टिक अवस्था के रूप में। अब हम एंटोमिबा हिस्टोलिटिका के जीवन चक्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और पिछली कक्षाओं में हमने बताया है कि एंटोमिबा हिस्टोलिटिका जो है वो तीन अपने जीवन चक्र के अंदर या अपने जीवन काल के अंतर्गत तीन अवस्था में मिलता है। पहला है ट्रोफोजोइट, दूसरा प्रीसिस्टिक, और तीसरा है सिस्टिक अवस्था। देखिए यहाँ पे है ट्रोफोजोइट, ये एंटोमिबा हिस्टोलिटिका का जीवन चक्र है, और ये जो पहला डायग्राम बनाया गया है इसके अंतर्गत हम जो ट्रोफोजोइट की या एंटोमिबा हिस्टोलिटिका की जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है उसमें होने वाले अलैंगिक जनन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी चक्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जो ट्रोफोजोइट होता है इसके अंतर्गत एक केंद्रक होता है और ये फीडिंग फॉर्म है और मोस्ट एक्टिव फॉर्म भी है एंटोमिबा हिस्टोलिटिका की। इसके अंतर्गत ये क्या करता है, ये अपना पोषण करता है और अपनी साइज को बढ़ाता है। साइज को बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करता है, यहाँ पे क्योंकि ये मनुष्य की आंत की उपश्लेष्म परतों या श्लेष्म परतों में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है। और अलैंगिक जनन से क्या होता है, ये अपने नंबर या अपनी संख्या बढ़ाता है। तो ये अलैंगिक जनन की किस विधि का प्रयोग करता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए
ये द्विखंडन विधि का उपयोग करता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। तो इस अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत ये सबसे पहले क्या करता है, अपने साइज को बढ़ाता है और साइज को बढ़ाने के साथ साथ में ये जो न्यूक्लियस है इसके, इन न्यूक्लियस के अंतर्गत बिना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या हम कह सकते हैं केंद्रक कला के विलुप्त हुए बिना ही यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे क्या कहता है होता है कि एक केंद्रक दो केंद्रकों में बट जाता है और इस तरह से ये दो नए केंद्रक बन जाते हैं। अब दो केंद्रक बनने के साथ साथ इनमें क्या होता है, कोशद्रव्य का भी विभाजन होता है और कोशद्रव्य के विभाजन के लिए इनके बीच में क्या होता है, एक जो भित्ति है वो बन जाती है जो इस केंद्रक को या इस हम कह सकते हैं इस कोशद्रव्य को दो अलग अलग भाग में बांट देती है। ये दो भागों बंटने के बाद ये नई कोशिका का निर्माण, ये नई ट्रोफोजोइट का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से ट्रोफोजोइट के अंतर्गत क्या है, वो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब हम इसके जीवन चक्र की दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है वो क्या बना लेती है, सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेती है और सिस्ट की फॉर्मेशन यानी कि पुट्टी का निर्माण कर लेती है। और ये जो पुट्टी होती है जब शरीर के फीकल मैटर के द्वारा ये शरीर से बाहर जाती है तो ये दूसरे जीवों को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, संक्रमणित करती है। तो जब संक्रमण इसके द्वारा फैलता है तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रोफोजोइट जो है, ट्रोफोजोइट अवस्था के अंतर्गत सबसे पहले इसके चारों तरफ एक पतली, अत्यंत प्रतिरोधी और अपरिवर्तनीय सिस्ट वॉल या पुट्टी भित्ति का निर्माण होता है। और ये जो पुट्टी भित्ति होती है इस पर एनवायरनमेंट का या वातावरण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये लगभग 10 दिन तक भी अगर नमी का वातावरण रहे तो लगभग ये इसे जीवित रखती है। तो जैसे ही यहाँ पे एक पुट्टी भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इसे हम कहते हैं प्रीसिस्टिक स्टेज या प्रीसिस्टिक कंडीशन। इसके बाद क्या होता है, प्रीसिस्टिक से सिस्टिक कंडीशन बनती है। इसके अंतर्गत जो ये न्यूक्लियस है और ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इसमें जो है ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वृद्धि शुरू हो जाती है। अब जब इसके अंदर वृद्धि शुरू होगी तो क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है या जो केंद्रक है वो उसके अंदर भी क्या होता है, विभाजन शुरू हो जाता है और एक केंद्रक दो केंद्रकों में बट जाता है। तो जब हम विभाजन से पहले की अवस्था को हम क्या कहते हैं, यूनिन्यूक्लिएट अवस्था कहते हैं या एक केंद्रीय की अवस्था कहते हैं। और जैसे विभाजन होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, द्विकेंद्रीय की अवस्था बोलते हैं। द्विकेंद्रीय की अवस्था के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये जो दो केंद्रक है वे फिर दोबारा से जो माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन करते हैं और समसूत्री विभाजन करने से दो केंद्रक चार केंद्रकों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से चतुष्केंद्रीय की पुट्टी का निर्माण होता है और ये चतुष्केंद्रीय की पुट्टी ही संक्रमण करती है और ये मनुष्य की जो एक्सक्रीटा है इसके साथ शरीर से बाहर जाती है और ये इंतजार करती है इन्फेक्शन का। जैसे इसे कोई नया पोषक मिलता है तो ये या होस्ट मिलता है तो ये उसके शरीर में पहुंच जाती है। जैसे मनुष्य के अंदर अगर मनुष्य जो है कंटामिनेटेड वाटर या प्रदूषित जल या खाना जो है खाता है तो खाने के साथ साथ ये क्या करते हैं, मनुष्य शरीर के अंदर चली जाती है। तो जैसे ही मनुष्य शरीर के अंदर जाती है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो स्टमक या पेट के अंदर जाएगी। और पेट का वातावरण कैसा होता है, एसिडिक होता है या अम्लीय होता है। लेकिन इस अम्लीय नेचर का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो बाहर जो पुट्टी भित्ति होती है वो इस परिवर्तन का क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है, उसको अप्रभावी बना देती है। लेकिन जैसे ही ये मनुष्य की छोटी आंत के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे जो मौजूद एंजाइम है ट्रिप्सिन, इसकी जो पुट्टी भित्ति है उसे तोड़ देता है और ये पुट्टी भित्ति टूटने के बाद ये जो चतुष्केंद्रीय की पुट्टी है ये बाहर आ जाती है और यहाँ आने के बाद फिर धीरे धीरे कहाँ पहुंचती है, ये बड़ी
आंत या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है, जहां पे ये फिर क्या करती है, ये 4 केंद्रक वाली जो कुट्टी होती है इसमें फिर समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के साथ साथ 4 केंद्रक कितने में बदल जाते हैं, 8 केंद्रक में बदल जाते हैं, जिसे हम मेटासिस्ट कहते हैं। फिर धीरे धीरे इनके चारों तरफ क्या है, एक कोसा भित्ति बननी शुरू हो जाती है, और कोसा भित्ति बनने के बाद ये मेटासिस्ट ट्रोफोजोइट तैयार हो जाते हैं। तो ये मेटासिस्ट ट्रोफोजोइट फिर दोबारा से क्या करते हैं, मनुष्य की जो बड़ी आंत है उसके अंतर्गत लगातार अलिंगी जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और जो कुछ ट्रोफोजोइट क्या बन जाते हैं, सिस्ट या पुट्टी बन जाते हैं, वो शरीर से बाहर जाते हैं और अन्य जो जीव होते हैं उन्हें भी संक्रमित करते हैं। इस तरह से ये एंड अमीबल हिस्टोलिटी का अपना जीवन चक्र पूरे करता है।